हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने पढ़ा था महाजनपद काल और सभी महाजनपदों के बारे में। अब बात करते हैं सबसे शक्तिशाली महाजनपद यानी कि मगध की, कि मगध का उत्कर्ष यानी कैसे मगध महाजनपद फैलता है। तो ये देखिए मगध है, राजगीर आपको लिखा दिख रहा होगा, ये यूपी बिहार के बीच में। तो मगध में शासन करने वाले पहले वंशों के बारे में बात कर लेते हैं। तो वृहद्रथ वंश, जिसका महाभारत में भी उल्लेख है, उसके बाद आता है हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। वृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। इनका आ जाता है एग्जाम में, आपको सीधे सीधे पूछ लेते हैं क्रम। ठीक है, कि सबसे पहले कौन था, बाद में कौन था। और उसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्यक वंश का पहला शासक या संस्थापक। तो बिंबिसार आया, बिंबिसार के बाद आते हैं अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद आते हैं उदयन या उदयभद्र, उनके बाद आते हैं अनिरुद्ध, फिर आते हैं मुंडक, फिर आते हैं नागदशक। हर्यक वंश जो है वो उसको बोलते हैं पितृहंता वंश, क्योंकि अपने पिताओं की हत्या कर करके ये अपने राजगद्दी पर बैठे थे। इसके बाद आता है शिशुनाग वंश, उसका संस्थापक शिशुनाग है। फिर आते हैं शिशुनाग के बाद कालाशोक या काकवड़, फिर आता है नंद वंश। नंद वंश में महानंदिन, महापद्मनंद और घनानंद था। और उसके बाद मौर्य वंश आता है, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, ये प्रमुख हैं। तो मगध महाजनपद शक्तिशाली हो क्यों गया था? तो इसके शक्तिशाली होने के कई कारण थे। आर्थिक कारण, भौगोलिक कारण, राजनीतिक कारण और सांस्कृतिक कारण। आर्थिक कारण, कारक या कारणों की बात करें तो यह गंगा, गंडक, सोन, पुनपुन जैसी नदियों का क्षेत्र था। ठीक है, तो गंगा, गंडक, सोन, पुनपुन जैसी नदियां थीं और ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग नदियों का, सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग नदियों का। तब सिंचाई के वैसे कृत्रिम साधन तो उपलब्ध थे नहीं, तो लेकिन नदियां थीं तो कृषि के लिए अनुकूल दशाएं थीं, सिंचाई की सुविधा थी, जलोढ़ मृदा थी और धान इंपॉर्टेंट है, धान की रोपणी पद्धति का विकास हो चुका था और ये लोग फसलों की विविधता से परिचित हो चुके थे। इसके अलावा लोहे का कृषि में व्यापक स्तर पर प्रयोग होने लगा, जिससे गहरी जुताई संभव हुई, इसलिए अधिशेष उत्पादन होने लगा। खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित होने से लोगों के मन में योग्यता, देखिए सबसे पहले तो सभी लोग खाने पीने में व्यवस्था करने में लगे रहे प्राचीन काल में। जब पेट भरेगा, खाली बैठेगा आदमी तभी तो सोचेगा। और कृषि उत्पादन में जो वृद्धि से व्यापार वाणिज्य हेतु आधार बना। धान की अधिक पैदावार से प्रजनन क्षमता में वृद्धि हुई और जनसंख्या बढ़ने लगी। जनसंख्या बढ़ी तो सैन्य क्षमता में वृद्धि हुई और विशेषीकृत कई तरह की सैन्य गतिविधियों को बढ़ावा मिला। अधिक अनाज की पैदावार से राज्य के आय के स्रोत में वृद्धि होती है और फलस्वरूप अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था और सुदृढ़ सैन्य व्यवस्था संभव हो सकी। पैसा होगा तभी तो आप प्रशासन और सैन्य व्यवस्था रख पाएंगे। मगध क्षेत्र में लोहे तथा तांबे के खाने हैं, जिससे शस्त्रों को बढ़ावा मिला और कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आया। जंगली क्षेत्र की उपलब्धता होने के कारण अच्छी किस्म की लकड़ी भी प्राप्त हुई, जिसका प्रयोग रथ बनाने में हुआ एवं लकड़ी से निर्मित वस्तुओं के व्यापार वाणिज्य को भी बढ़ावा मिला, क्योंकि वहां पे जंगल खूब थे। ठीक है, और मगध क्षेत्र में हाथियों की बहुत ज़्यादा अधिकता थी उस समय, तो अधिकता होने से हाथियों की सेना विकसित हुई। आज सिक्के यानी कि पंचमार्क सिक्कों के रूप में मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हो जाता है मगध काल में, जिससे विनिमय प्रणाली को आधार मिला, व्यापारिक श्रेणियों का विकास हुआ और व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में मजबूती मिली। अन्य महाजनपदों में इस प्रकार की विशेषताएं नहीं थी, इसलिए उनका विस्तार आसानी से संभव नहीं हुआ और सबको मगध जीतता चला गया। उल्लेखनीय है कि अवंती महाजनपद के अंतर्गत भी लोहे की खानें मिली थी। यही कारण है कि अवंती के साथ साथ मगध का संघर्ष काफी लंबे समय तक चला, यानी कि मगध के पास भी हथियार थे और अवंती के पास भी हथियार थे लोहे के, तो लोहे की खाने अवंती के पास, इसलिए दोनों महाजनपद शक्तिशाली महाजनपद थे। किंतु अन्य मामलों में अवंती मगध के समकक्ष नहीं था, अंततः मगध से अंत में पराजित हो गया। अब आहत सिक्के यानी कि बात करें तो इनका नाम है पंचमार्क सिक्के। प्रचलन 500 ईसा पूर्व के आसपास रहा होगा और इन सिक्कों का कोई भी नियमित आकार नहीं रहा होगा, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। प्रारंभ में चांदी के आहत सिक्के सर्वाधिक मात्रा में थे। आहत सिक्के धातु के टुकड़े पर विशेष ठप्पा मारकर बनाए जाते थे, पंचमार्क कर दिया जाता, पंच कर दिया जाता था। ठीक है, आहत सिक्कों पर चिन्हों के अवशेष भी मिलते हैं, जैसे मछली, पेड़, मोर, यज्ञवेदी, हाथी, शंख, बैल, खरगोश
ज्यामितीय चित्र, वृत्त, चतुर्भुज, त्रिकोण, ये देखिए सब कुछ बने हुए पंच मार्क करके बनाए गए थे आहत सिक्के और किसी भी साइज के होते थे। अब बात करते हैं भौगोलिक कारण जिससे मगध साम्राज्य के विस्तार में सहायता मिलती है। मगध की राजधानी राजगीर यानी कि राजगृह सुरक्षित स्थान पर थी एवं 5 बड़ी पहाड़ियों से घिरी थी। अब पहाड़ियों से घिरी होगी तो सुरक्षित तो होगी, वैसे अटैक से पहले मिसाइल अटैक तो होते नहीं थे और एयरफोर्स तो थी नहीं, तो बाद में बनने वाली राजधानी पाटलिपुत्र भी नदी दुर्ग के क्षेत्र में स्थित थी एवं बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रहती थी। मगध मूलतः नदी जलमार्गों पर स्थित था और इन नदी जलमार्गों पर मगध का आधिपत्य था, जिसके कारण न केवल व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला बल्कि सैन्य दृष्टिकोण से भी सुरक्षा प्राप्त हुई। इन नदी जलमार्गों का यातायात व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ सैनिकों के आवागमन के लिए भी प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा मगध महाजनपद की क्षेत्रीय स्थिति मानसूनी वर्षा के भी अनुकूल थी, इसलिए इससे नहरी सिंचाई को भी सहायता मिलती है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, यानी कि राजनीतिक कारक की, जिससे मगध महाजनपद का विस्तार हुआ। बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग तथा महापद्म नरेंद्र जैसे योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासकों की निरंतरता, मतलब एक के बाद एक योग्य शासक आते रहे। बहुआयामी कूटनीति का प्रयोग हुआ। वैवाहिक नीति, मैत्री नीति और युद्ध नीति तीनों को एक साथ अपनाया गया, यानी कि जिसको युद्ध से जीत सकते जीत लिया, नहीं जीत सकते तो मित्र बना लिया, और तीसरा तरीका क्या रहा उनसे दुश्मनी खत्म करने का, वैवाहिक नीति, विवाह कर लिया। सुनिधि, वस्त्रकार, दीर्घचरण जैसे उच्च स्तरीय कूटनीतिज्ञों की भी उपलब्धता थी। सैन्य शक्ति को बढ़ाने की नीति पर अधिक विश्वास किया गया। सांस्कृतिक कारण की बात करते हैं तो मगध का वैदिक संस्कृति के प्रभाव में लंबे समय तक नहीं आना, यानी कि मगध में जो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, यज्ञ कर्मकांड आदि आ गए थे, उसमें वो शामिल नहीं था उस हिसाब से। इसका परिणाम यह हुआ कि मगध के शासकों के साथ ही जनता भी अधिक व्यवहारिक रही, यानी कि प्रैक्टिकल सोचते थे वो लोग, एवं परलोक की बजाय यानी कि आत्मा परमात्मा की बजाय इहलोक यानी कि इसी संसार में विश्वास करने पर केंद्रित रही। मगध काल में शासन करने वाले वंशों की बात करें तो बृहद्रथ वंश है, इसकी चर्चा महाभारत में भी थी। इसकी इतनी ही जानकारी जरूरी है कि मगध का प्रथम शासक बृहद्रथ था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हर्यक वंश। तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि इस वंश के अधिकांश शासकों ने अपने पिता की हत्या करके शासन प्राप्त किया था। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, फिर क्रम है इनका उदयन या उदयभद्र, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक कहा जाता है। बहुत बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है और पीसीएस ने भी पूछा है। मत्स्य पुराण में बिंबिसार के लिए क्षेत्रोजस तथा जैन साहित्य में श्रोणिक शब्द का प्रयोग किया, इंपॉर्टेंट है। मत्स्य पुराण में बिंबिसार के लिए क्या कहा गया है, क्षेत्रोजस, और जैन साहित्य में श्रोणिक शब्द का प्रयोग किया गया है। और बिंबिसार के समय मगध की राजधानी राजगिरी गिरिब्रज 5 पहाड़ियों के मध्य स्थित थी। मगध के विस्तार के लिए बिंबिसार ने 3 प्रकार की कूटनीतियों का सहारा लिया। नंबर 1, मैत्री कूटनीति। अवंती नरेश चंडप्रद्योत की पीलिया की बीमारी को दूर करने के लिए जीवक नाम का वैद्य भेजा। गांधार नरेश पुष्कर के दरबार में अपना मैत्री दूत भेजा, यानी कि एम्बेसडर भेजते हैं। उसके बाद वैवाहिक नीति अपनाते हैं। इतिहास में लिखा है कि बिंबिसार की 500 रानियां थीं, लेकिन इसमें 2 विवाह प्रसिद्ध थे। महाकौशल जो कि कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी। इसके बाद चेलम्मा जो कि वज्जी नरेश चेटक की पुत्री थी, चेलम्मा। युद्ध नीति, अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिला लिया। मोए अंग लगा दे रहे, इन्होंने कह दिया, किसने, बिंबिसार ने। ठीक है, अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन पर बैठ गया। उपनाम याद रखना, कुड़िक। तो अजातशत्रु ने अवंती महाजनपद के भय से राजधानी राजगिरी का दुर्गीकरण यानी कि 4 दीवारी का निर्माण करा दिया। ठीक है, किसके वजह से, अवंती महाजनपद, क्योंकि अवंती से ही टक्कर चलती थी, वहां पे भी लोहे की खानें थी अवंती में। अजातशत्रु जलमार्ग के महत्व को समझते हुए एवं नदी दुर्ग की संकल्पना के रूप में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाना चाहता था। इस प्रकार अजातशत्रु पहला मगध शासक था जिसने पाटलिपुत्र के रणनीतिक महत्व को समझा था, मतलब बनाना चाहता था। अजातशत्रु के सिंहासन पर बैठने के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए राजगृह की सातकर्णी गुफा में अजातशत्रु के संरक्षण में
महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। ये तो कितनी बार पूछा गया है कि किसके समय में हुआ है पहली बौद्ध संगीति का आयोजन, तो अजातशत्रु के समय। कहां पर? राजगीर की। कौन सी गुफा? सातकर्णी गुफा। संरक्षण किसका था? महाकश्यप का। अजातशत्रु अपने महान कूटनीतिकार वत्सकार की सहायता से अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। अजातशत्रु अपने महान कूटनीतिकार वत्सकार की सहायता से अपने साम्राज्य का विस्तार करते, 2 बार हो गया ये। और वज्जी को मगध में मिलाने में वत्सकार की प्रमुख भूमिका रही। वज्जी रथ मूसल यानी कि पत्थर फेंकने वाली एक प्रकार की तोप, और महाशिलाकंटक यानी कि दरवाजा तोड़ने के लिए बड़ा पत्थर फेंकने वाला अस्त्र की सहायता से अजातशत्रु ने वज्जी को जीत लिया, वज्जी को विजय कर लिया। सीधे वज्जी विजय याद रखना। रथ मूसल और शिलाकंटक, इस पर क्वेश्चन आए हैं। वज्जी के विरुद्ध संघर्ष में आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र घोषाल की मृत्यु हो गई थी, यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें उदयन या उदयभद्र की, तो उदयभद्र ने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया, इंपॉर्टेंट है, जिसके रणनीतिक महत्व को अजातशत्रु ने पहचाना था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया, तो उदयन या उदयभद्र ने। उदयन जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों को समान रूप से मानने वाला शासक था, यह भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करें नागदशक या नागदर्शक की, तो नागदशक महाजनपद के हर्यक वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या बनारस के अमात्य यानी कि उपराज्यपाल शिशुनाग ने कर दी। इसके बाद आता है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग कौन था? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक था। शिशुनाग ने अवंती और वत्स को युद्ध अभियान द्वारा मगध साम्राज्य में मिला लिया। क्योंकि इससे पहले ही पूर्ववर्ती शासकों द्वारा अंग, वज्जी और कौशल को महाजनपद में मिला लिया गया था, इसलिए शिशुनाग के लिए अब मगध का विस्तार करने का मार्ग प्रशस्त हो गया था। उसने किस किस को मिलाया? अवंती और वत्स को। उल्लेखनीय है कि जब शिशुनाग का पूरा ध्यान वत्स और अवंती की ओर केंद्रित था, तो वज्जी के लिच्छवी शासकों द्वारा मगध के विरुद्ध आंतरिक षड्यंत्र किए जाने प्रारंभ हो गए। इस स्थिति से निपटने के लिए शिशुनाग ने वैशाली को मगध की दूसरी राजधानी बनाया, जो कि वज्जी के केंद्र में स्थित था। वैशाली को मगध की क्या बना दिया? दूसरी राजधानी। किसने? शिशुनाग ने, ठीक है, जो कि वज्जी के केंद्र में स्थित था। इसके बाद आते हैं कालाशोक। तो कालाशोक ने वैशाली के मगध की राजधानी के दर्जे को समाप्त कर पुनः केवल एक ही राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। कालाशोक ने महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष पूरे होने पर वैशाली में सबकामीर या फिर सर्वकामीर की अध्यक्षता में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया। ये इंपॉर्टेंट है। ये किसका है? शिशुनाग वंश का ही है कालाशोक। महानंदिन द्वारा धोखे से कालाशोक की हत्या कर दी गई। शिशुनाग वंश का अंत हो गया और महानंदिन के नेतृत्व में नंद वंश की स्थापना हो जाती है। अब आते हैं नंद वंश पर। तो नंद वंश में महानंदिन, फिर महापद्म नंद, फिर है घनानंद। तो महानंदिन नंद वंश का संस्थापक था और जैन धर्म का अनुयायी था। इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म का अनुयायी था। और महानंदिन के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। इसके दासी पुत्र महापद्म नंद ने महानंदिन की हत्या कर दी और नंद वंश का शासक बन गया। महापद्म नंद बहुत ही प्रतापी राजा था और वह स्वयं को भगवान परशुराम का अवतार मानता था। उपनाम थे इसके सर्वछत्रो संहारक, भार्गव। इंपॉर्टेंट है ये आदि, सर्वछत्रो संहारक, भार्गव, अपरो परशुराम, एक राट एक छत्र। भार्गव यानी भगवान परशुराम का अन्य नाम, अपरो परशुराम अर्थात दूसरा परशुराम, सर्वछत्रो संहारक यानी कि भगवान परशुराम की तरह सभी क्षत्रियों का संहार करने वाला एक पंडित, एक राट या एक छत्र, सभी दिशाओं को जीतने वाला जैसी उपाधियां महापद्म नंद ने धारण की। महापद्म नंद के बारे में कलिंग के खारवेल अभिलेख में जानकारी मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस अभिलेख में उल्लेख है कि मगध नरेश महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की विजय कर ली। कलिंग से जिनसेन की मूर्ति उठाकर पाटलिपुत्र ले आया। महापद्म नंद कलिंग में तंसुली नामक नहर का महापद्म नंद ने कलिंग में तंसुली नामक नहर का निर्माण भी करवाया। उल्लेखनीय है कि नहरों के बारे में प्रथम अभिलेखी प्रमाण कलिंग के खारवेल अभिलेख में मिलते हैं। पाणिनि नामक व्याकरणाचार्य
आचार्य जो पाणिनि थे वो महापद्म नंद के समकालीन थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की। याद रख लेना ये पॉइंट कि पाणिनि जो थे वो महापद्म नंद के समकालिक थे और इन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की थी। यहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया था। इसके बाद आते हैं घनानंद। तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था और घनानंद के समय ही भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। यूनानी ग्रंथों में घनानंद के लिए अग्रमीज शब्द का प्रयोग किया गया। इंपॉर्टेंट यह है कि घनानंद के समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। घनानंद के दरबार में सक्टाल और स्थूलभद्र नाम के दो प्रमुख अमात्य यानी कि मंत्री एवं सलाहकार थे। इसके अलावा याद रखना सक्टाल और स्थूलभद्र किसके दरबार में? घनानंद के। इसके अलावा वर्ष, उपवर्ष, वररुचि, कात्यायन जैसे विद्वान घनानंद के समकालिक थे। कात्यायन ने वर्तिका नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये बुक्स एंड ऑथर्स में आप याद रखेंगे कात्यायन ने क्या लिखा? वर्तिका नामक ग्रंथ की। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की कूटनीतिक सहायता से घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना कर ली। इसके बाद मुनित्रय की बात करते हैं। वेद त्रय आप जानते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अब मुनित्रय की बात कर लें तो पतंजलि की महाभाष्य, पाणिनि की अष्टाध्यायी और कात्यायन की वर्तिका, तीनों को संयुक्त रूप से मुनित्रय कहा जाता है। अब बात करें महाजनपद काल। एक महान परिवर्तनों का काल था, क्योंकि इस समय द्वितीय नगरीकरण हो गया। पहला नगरीकरण होता है सैंधव सभ्यता में। आर्थिक परिवर्तन, व्यापार वाणिज्य का प्रसार हुआ। आहत सिक्कों यानी पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन होता है। राज्य द्वारा व्यापारियों को संरक्षण दिया जाता है। व्यापारियों द्वारा राजाओं की आर्थिक सहायता की जाती है और व्यापारियों के समूह श्रेष्ठिन के बारे में भी व्यापक जानकारी मिलती है। द्वितीय नगरीकरण हुआ क्यों था? फिर से बता देते हैं। कृषि तथा व्यापार के प्रसार ने स्थायित्व को बढ़ावा दिया और लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण जीवन स्तर में हो गया सुधार। सामाजिक स्थिति क्या थी? वर्ण व्यवस्था का कठोर आचरण था, जाति प्रथा का प्रचलन था और महिलाओं की स्थिति में अत्यंत गिरावट आ गई थी। फलस्वरूप इन सामाजिक कमियों के विरुद्ध एक सामाजिक प्रतिक्रिया भी प्रारंभ हुई, क्योंकि जो उत्तर वैदिक काल में आ गई थी कमियां, वो धीरे धीरे फिर मगध साम्राज्य को भी अपने पेट में ले लिया और स्थितियां खराब हो गई। अब स्थितियां खराब होंगी तो उन्हें दूर करने के लिए समाज सुधारक भी आएंगे। तो इस सामाजिक प्रतिक्रिया धार्मिक आवरण में हुई एवं महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किए। यानी कि जो सामाजिक प्रतिक्रिया भी हुई वो महिलाओं के सुधार के लिए नहीं हुई, वो केवल मैक्सिमम पुरुषों के सुधार के लिए हुई। अर्थात महाजनपद काल में भी महिलाओं की स्थिति हीन की हीन ही बनी रही। इसका एक प्रमुख कारण यह था कि महिलाओं की स्थिति इतनी कमजोर एवं पिछड़ी हुई थी कि महिलाओं द्वारा वैचारिक स्तर पर विद्यमान व्यवस्था के विरुद्ध कोई तीव्र आंदोलन अथवा पहल हुई ही नहीं। होगी कहाँ से? इतना अलाउ ही नहीं किया गया कि वो ऐसा कर सके। अब बात करें धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में, तो वैदिक धर्म के प्रति तीव्र विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। यानी कि जो कर्मकांड होने लगे थे, यज्ञ महंगे, पहले पूर्व वैदिक काल में जो यज्ञ होते थे केवल सुख शांति के लिए होते थे और दिखावा नहीं था, तो तब तक ठीक था। जैसे ही दिखावा होने लगा और दान दक्षिणा के लिए यज्ञ होने लगे तो उनके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया होती है महाजनपद काल में और धार्मिक आधार पर भेदभाव के फलस्वरूप जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय होने लगता है। और ये क्यों हुआ था? ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्यापारी वर्ग पे सबसे ज़्यादा लोड रहता था और उस लोड मतलब टैक्स का लोड, हर तरह से यज्ञ का खर्चा सब कुछ व्यापारी वर्ग ही तो देगा, जो कमाता है वही टैक्स है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जैन और बौद्ध धर्म अपनाने वाले उस समय वैश्य वर्ग था। उसके बाद कई लोग उसको ज्वाइन करते गए, विचारधारा वो फैलती गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।